हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है खिलजी वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। और कब की? तो 1290 ईस्वी में। और इसने अपना राजाभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी या किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव के अनुसार अगर बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर और तुजुक का पद दिया और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी है, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया और उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जिसका नाम है जफर खां, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ यह मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। जौहर क्या है? अगर आपको मालूम नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पद्मिनी की कहानी का जो आधार है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। अलाउद्दीन के शासन काल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए और इन विद्रोहों के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिए गए। दूसरे अध्यादेश के अनुसार अगर बात करें तो गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक जो द्रव्य थे यानी शराब, भांग आदि इनका प्रयोग और जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश के द्वारा सरदारों और अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसे आत्मसमर्पण कर दिया। उसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया जब पराजित हुआ तो। और अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिए गए। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। याद रखिएगा, मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान अमुस्तक राज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खूत, मुकदम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनके भूमि पर से कर लिए जाने लगा, यानी जो खूत, मुकदम और चौधरी थे इनके भूमि से भी कर अब इकट्ठा किए जाने लगा। बाकी अन्य सभी कर भी इनसे लिए गए, जिसके कारण जमींदार यानी खूत और बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन की राजस्व और याद रखिएगा, राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज के द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरात, पेंशन
तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी और खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% यानी 50% भूमि कर जो है या खराज जो है इसके रूप में निश्चित किया। 50% भूमि कर इसने निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताया है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घड़ी कर जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला कर था तथा दूसरा था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा जो है रावी नदी थी। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें पराजित कर दिया था, हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल लह आदि उपाधियां धारण की जिनके वश जो है सर्वथा अयोग्य था। नसरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 इनका जो समय याद रखिएगा। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और पैगंबर का सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया है। तो चलिए इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः जो है स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बर्नी ने यह जो बातें हैं कही है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया और इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून के दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित है। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसीलिए उसने खलीफा से जो है अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। प्रश्न संख्या सेकंड है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? सही जवाब होगा अलाउद्दीन। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर जो है अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क के सलाह पर जो है उसने अपना विचार त्याग दिया। प्रश्न संख्या थर्ड है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की जो है मनोउपाधि धारण की? तो सिकंदर सानी की जो उपाधि धारण की थी उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन। 4 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? सही जवाब है जफर खां, ए ऑप्शन। याद रखिएगा। देखिए, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से जो है मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 5 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जो है जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम है? रानी पद्मिनी का पति का नाम है राणा रतन सिंह। ध्यान रखिएगा।
पद्मिनी की कहानी का जो आधार है 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना जो है सैवा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। प्रश्न संख्या 6 है, कथन ए कह रहा है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की जो है प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? सही जवाब है रामचंद्र देव, ए ऑप्शन। ठीक है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, किंतु क्या किया, 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने कर को जो है दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण क्या हुआ, 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न संख्या 8 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है। तो देखिए, रणथंभौर का संबंध जो है किससे है? रणथंभौर का संबंध हमीरदेव से है। ध्यान रखिएगा। चित्तौड़ का संबंध राणा बताइए रतन सिंह। देवगिरी का संबंध राजा राय रामचंद्र और गुजरात का संबंध कर्णदेव। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। और यहां पे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, रणथंभौर का संबंध हमीरदेव, चित्तौड़ का संबंध राणा रतन सिंह से है, देवगिरी का संबंध राजा राय रामचंद्र से, गुजरात का संबंध कर्णदेव से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो प्रश्न संख्या 9 है इसमें एक मानचित्र है। मानचित्र को आप देख लीजिए और पूछा गया कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? जो ये जो आपका मानचित्र है, इस मानचित्र में जो मार्ग का अनुसरण जो सैन्य अभियान के लिए किया गया है और किसने किया था आपको बताना है। तो सही जवाब है मलिक काफूर। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण जो है सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। प्रश्न संख्या 10 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज के द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरात, पेंशन तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई। 11 नंबर है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तय कर दिया था? किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक जो है कर दिया था? तो सही जवाब है, याद रखिएगा, बी और सी, अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक। इन दोनों के संदर्भ में ये जो कथन है सत्य है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था।
जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर जो है लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक के राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। 12 नंबर है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, वह कौन सुल्तान था? तो आपको मालूम है मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। 13 नंबर प्रश्न है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन। देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली और उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूल आरंभ कर दिया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल जो है दुआ में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था, बल्कि किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश जो है वापस भी लिया था। ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो है विचार दिए गए हैं, 3 विचार है। पहला है उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा जो कथन है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। बताइए कौन सा कथन जो है इसके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सही है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है पहला और तीसरा कथन। पहला और तीसरा कथन सत्य है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग, याद रखिएगा, दीवान और मुस्तक राज की जो है स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से जो है कर लिए जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर जो है मतलब कि समान हो गए और जमींदार और साधारण किसानों में जो है मतलब कि कर में कोई अंतर अब नहीं रह गया था। 15 नंबर प्रश्न है कथन ए कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण आर, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो देखिए, इसमें जो सही है ए सही है, परंतु जो आर है वो गलत है। तो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। देखिए, अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति जो है लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का जो है अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर जो है नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजारों या बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन। 17 नंबर है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, ए ऑप्शन।
देखिए, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी, उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार अगर बात करें तो यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज का खजाना 5 या 6 वर्षों में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने जो है वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। प्रश्न संख्या 18 है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 19 नंबर है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रयास ने क्या किया तो बहुत सफलता प्राप्त की। तो बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रयास थे इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में जो है देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको जो है मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से जो है लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। 21 नंबर है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, ए ऑप्शन। 22 नंबर है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घड़ी कर जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था, दूसरा था चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर था। 23 नंबर है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सही जवाब है रावी नदी, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा जो थी रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक के द्वारा जो है रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। 24 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। वरांगल का संबंध रामचंद्र देव से दिया गया है। ठीक है, तो रामचंद्र देव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहां का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था और इसकी राजधानी वारांगल थी। ठीक है, शेष जो विकल्प है सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? सही जवाब है मुबारक खिलजी, सी ऑप्शन। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तुगलक वंश है, तो इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम
क्विज ग्रुप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो घटना चक्र का पीडीएफ है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।